हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान आप सभी छात्रों को फिर से आपके अपने आईटी हिंद चैनल पे स्वागत करता हूं। आपके इस अपने चैनल के माध्यम से हम लोग पाइथन ट्यूटोरियल क्लास कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। आज के इस पाइथन ट्यूटोरियल क्लास में जो हम लोगों को जानना है वो डिक्शनरी क्लास टाइप के बारे में जानना है। दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ डिक्शनरी विच कैन इंट्रोड्यूस एंड अबाउट द रिलेटेड टर्म्स ऑफ द डिक्शनरी क्लास। आज हम लोग डिक्शनरी क्लास के बारे में जानेंगे। हालांकि हम वहां चले, डिक्शनरी स्टार्ट करें, एक सफर जहां से शुरू किया था एक मैं चाहूंगा रिकैप करूंगा, जिससे एक माइंड बिल्ड बने आप में और एक कनेक्शन बन पाए डाटा टाइप में। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं व्हाट इज द यूज ऑफ क्लास। क्लास का उपयोग किस लिए किया जाता है, कमेंट करें प्लीज। क्लास का उपयोग किस लिए करते हैं? प्रोग्राम में हम लोग क्लास का यूज कंटिन्यूस करते चले आ रहे हैं, तो किसके लिए यूज किया जाता है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग क्लास ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? मोस्टली मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही हो गई है और क्लास ही आता है। अगर आप ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के स्टूडेंट्स हैं तो आपका यही प्रश्न ऐसा होगा कि व्हाट इज द यूज ऑफ डाटा टाइप इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? डाटा टाइप से क्या किया जाता है? क्लास से या डाटा टाइप से सेम एक ही टास्क परफॉर्म किया जाता है और वो टास्क है एलोकेट स्पेस ऑन मेमोरी। मेमोरी पर एक स्पेस एलोकेट किया जाता है डाटा टाइप की मदद से। अलग बात है कि आज का ये पाइथन का जो कंपाइलर है वो बहुत ही एडवांस कंपाइलर है, मॉडर्न कंपाइलर है, तो उसके कांस्टेंट वैल्यू के अकॉर्डिंग ही जगह एलोकेट कर देता है। मतलब नो नीड ऑफ योर गिवन क्लास नेम। विदाउट क्लास नेम अगर आपने वैल्यू भी दे दिया तो क्लास नेम ऑटोमेटिक वो सेंस कर लेता है कि किस क्लास का कांस्टेंट टाइप वैल्यू है, वो जगह लोकेट कर देता है। लेकिन बात वही है, डाटा टाइप की मदद से ही आपका जगह लोकेट किया जाता है, या कांस्टेंट वैल्यू भी जो होगी वो किसी डाटा टाइप की होगी या क्लास टाइप की होगी, उसके अकॉर्डिंग जगह एलोकेट किया जाता है। प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डाटा टाइप बताना पड़ता था। आज के एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टेक्निक में आज उस कांस्टेंट वैल्यू ही अगर आप दे दें फिर भी आपका समझ जाता है कंपाइलर और वो जगह लोकेट कर देता है। तो ये रहा कि क्लास का उपयोग किस लिए किया जाता है। अब जो क्लास या डाटा टाइप की मदद से जगह लोकेट किया जाता है मेमोरी पर, उस मेमोरी के जगह को क्या कहा जाता है? आप कमेंट कर सकते हैं। मैं ऐसा भी बोल रहा हूं जो प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़े होंगे, डाटा टाइप की मदद से अगर जगह लोकेट किया जाता है रैम पर, तो उस जगह जो एलोकेट होती है उस जगह को क्या कहते हैं? व्हाट इज द नेम ऑफ प्लेस ऑफ मेमोरी विच आर डिक्लेयर्ड आर कवर्ड बाय डाटा टाइप और क्लास बाय। क्लास टाइप या डाटा टाइप की मदद से जो जगह लोकेट किया गया है उस जगह को क्या नाम देते हैं टेक्निकल टर्म में हम लोग? तो उसका नाम, अगर प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप जानते होंगे, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको नॉलेज होगा, तो इसी को कहा जाता था वेरिएबल। डाटा टाइप की मदद से जो जगह बनता था उसका नाम वेरिएबल था। और मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करेंगे तो हम पाइथन के साथ बोल रहे हैं। मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और पाइथन की बात करें डेफिनेटली, तो क्लास टाइप की मदद से या उसके क्लास के कांस्टेंट टाइप की मदद से जो जगह लोकेट होती है इसका नाम होता है ऑब्जेक्ट। तो डाटा टाइप की मदद से क्या होता है? जगह लोकेट किया जाता है। क्लास टाइप की मदद से क्या किया जाता है? बात वही है, जगह लोकेट किया जाता है। और जो जगह लोकेट किया जाता है चाहे डाटा टाइप से और चाहे क्लास टाइप से, उस जगह को क्या कहते हैं? उसका सही जवाब है, पहले इसे हम लोग वेरिएबल कहा करते थे, आज के समय में इसी को ऑब्जेक्ट कहा करते हैं। तो ये बात दोनों क्लियर हो गई आपको कि क्लास के साथ में ऑब्जेक्ट वर्ड और डाटा टाइप के साथ में वेरिएबल टर्म। अब अगला क्वेश्चन है, आप कमेंट करके आंसर देते रहिए, क्योंकि एक प्रकार का आपका ये इंटरव्यूज टाइप का क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको। हालांकि प्रैक्टिस के लिए मैं लेके आऊंगा लेक्चर, बहुत जल्दी आने वाला हूं, जैसे डिक्शनरी कंप्लीट करूंगा बीच में ही आपको प्रीवियस जितना भी मैंने पढ़ा रखा है उसका लेक्चर लेके आऊंगा। एक प्रैक्टिस है, आप ऐसे जानते रहिए जिससे आप उस दिन की लेक्चर को अच्छे से समझ पाएंगे। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है, उस जगह का आइडेंटिफायर जो होता है, जो मेमोरी का स्पेस कंज्यूम किया गया है,
उसका जो एक नेमिंग होता है, नेम होता है या आइडेंटिफायर होता है, उसे क्या कहते हैं? अगर ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो उसे वेरिएबल नेम कहेंगे, और आज की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखा जाए तो ऑब्जेक्ट नेम कहते हैं। तो याद रखना, डाटा टाइप वेरिएबल, वेरिएबल नेम, क्लास टाइप ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नेम, तीनों अलग अलग चीज हैं। आपने कहा कि डाटा टाइप की मदद से जगह लोकेट होता है और जगह का नाम जो होता है वो वेरिएबल नेम, या अगर क्लास टाइप्स की मदद से मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आप बात कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट नेम कहते हैं। लेकिन जो जगह लोकेट आपने किया है, चाहे वो डाटा टाइप की मदद से किया हो जिसे आप वेरिएबल कहते हैं, चाहे आप क्लास टाइप की मदद से डिक्लेयर किए हो जिसे हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ एलोकेटेड प्लेस ऑन मेमोरी? वो जो जगह लोकेट किया गया है डाटा टाइप की मदद से या क्लास की मदद से, उससे करते क्या है? उससे उसी प्लेस में हम लोग वैल्यू अपनी रखते हैं, कांस्टेंट वैल्यू यूजर के द्वारा, चाहे प्रोग्राम टाइम में वैल्यू रखेगा, चाहे रन टाइम में वैल्यू रखेगा। अगर बाहर से कोई वैल्यू आ रही है तो हम लोग उसको रखने के लिए वह ऑब्जेक्ट या मेमोरी तैयार किए गए हैं और उसी में रखते हैं। उसका उपयोग करें भविष्य में, इसके लिए वेरिएबल नेम या ऑब्जेक्ट नेम का उपयोग किया जाता है। हम आने वाले टाइम में जब भी प्रोग्रामिंग में देखेंगे, उसी वेरिएबल नेम या ऑब्जेक्ट नेम की मदद से उन प्लेस की वैल्यूज को हम लोग यूज कर सकते हैं। और क्या यूज करते हैं? जो वैल्यू हम रख रहे हैं उसका यूज क्यों होता है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ होल्ड द एलोकेटेड स्पेस ऑन वैल्यूज? चाहे प्रोग्राम टाइम में आप वैल्यू रख रहे हो चर, चाहे आप रन टाइम में वैल्यू रख रहे हो उस मेमोरी पर, तो क्या यूज है या वैल्यू का उपयोग क्या करेंगे हम लोग अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में? कैलकुलेशन टास्क परफॉर्म, इसी वैल्यू पे कैलकुलेशन किया करते हैं। और कैलकुलेशन कितने टाइप के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, अर्थमेटिकल और लॉजिकल। अर्थमेटिकल ऑपरेशन का रिजल्ट जो होगा वो अर्थमेटिक इंटीजर कांस्टेंट में आएगा, लेकिन जो लॉजिकल ऑपरेशन होगा उसका परिणाम बुलियन रिजल्ट आता है, ट्रू और फॉल्स। ये एक लिंक रहा जिससे आपका एक बढ़िया सा आई होप क्रिएट हो चुका होगा, बिल्डिंग तैयार हो गया, कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब इसके बाद एक और ऊपर की बात कर लिया जाए, फिर डिस्कशन शुरू करेंगे। क्लास टाइप कितने प्रकार के होते हैं? पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात किया जाए, अगर आप प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ के आए तो डाटा टाइप कितने प्रकार के होते हैं? तो डाटा टाइप हो या क्लास टाइप हो, दो प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं। मेजर तरीके से अगर हम क्लासिफाइड करें चाहे डाटा टाइप को चाहे क्लास टाइप को, तो दो प्रकार के होते हैं, प्री डिफाइंड और यूजर डिफाइंड। यूजर डिफाइंड डाटा टाइप और प्री डिफाइंड डाटा टाइप। प्री डिफाइंड डाटा टाइप क्या होते हैं? ऐसे डाटा टाइप जिनको पहले से ही लाइब्रेरी में, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की लाइब्रेरी में प्री स्टोर्ड कर दिया गया है, प्री रिटन कर दिया गया है। उन्हें हम लोग प्री डिफाइंड डाटा टाइप या प्री डिफाइंड क्लास टाइप कहते हैं। यूजर डिफाइंड किसे कहते हैं? जब प्री डिफाइंड हम लोग जान जाएंगे तो खुद से भी हम लोग अपना क्लास या डाटा टाइप डिक्लेयर कर सकते हैं, उसे हम लोग कहते हैं यूजर डिफाइंड डाटा टाइप या यूजर डिफाइंड क्लास टाइप, जो हम लोग अभी नहीं पढ़ रहे हैं। यूजर डिफाइंड क्लास टाइप हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग जब एडवांस पाइथन पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कैसे यूजर्स अपने खुद से डिजाइन करता है एक क्लास टाइप। हालांकि अभी हम लोगों ने जो पढ़ा है वो प्राइमरी क्लास टाइप पढ़ा है। प्राइमरी क्लास टाइप में कितने डिफरेंट टाइप के क्लास होते हैं? तो प्राइमरी क्लास टाइप एक कलेक्टिव नाउन मैंने बोल रखा है, मतलब एक प्राइमरी नेम इज अ नाउन, नेम ऑफ क्लास कलेक्शन है एक। तो प्राइमरी के अंतर्गत 5 डिफरेंट टाइप के क्लास आते हैं, इंट क्लास, फ्लोट क्लास, कॉम्प्लेक्स क्लास, बूल क्लास और नन क्लास। और हम लोगों ने इसको भली भांत अच्छे से शुरुआत के समय में लेक्चर में पढ़ रखा है। इसी की मदद से हम लोगों ने कुछ और क्लास टाइप पढ़ा बनते हैं, लेकिन वो भी प्री डिफाइंड थे और उनका नाम सीक्वेंस क्लास टाइप था। सीक्वेंस क्लास टाइप में 4 प्रकार के डिफरेंट सब क्लास टाइप रहे जिनको सीक्वेंस का दर्जा दिया गया था। जैसे प्राइमरी क्लास टाइप को 5 डिफरेंट टाइप का दर्जा मिला है, कलेक्टिव नेम मिला हुआ है, ठीक उसी तरह से सीक्वेंस क्लास टाइप 4 प्रकार के होते हैं, उनको कलेक्टिव टाइप में हम सीक्वेंस क्लास कहते हैं। और बाय नेम अगर जानना चाहेंगे तो इंट क्लास, टपल क्लास, स्ट्रिंग क्लास एंड रेंज क्लास।
और हम लोगों ने ये सीक्वेंस क्लास भी ऑलरेडी पढ़ रखा है। उसके बाद हम लोगों ने एक क्लास और पढ़ा, एक क्लास तो प्राइमरी क्लास हो गया। आई होप कमेंट करिए आपको समझ में आया होगा, और नहीं आया होगा तो इसी डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा, प्राइमरी क्लास जरूर पढ़ लीजिएगा। हम लोगों ने सीक्वेंस क्लास पढ़ लिया, आप इसको भी कमेंट कर सकते हैं यदि आपको सीक्वेंस क्लास नहीं समझ में आया तो आप इसी डिस्क्रिप्शन लिंक में सीक्वेंस का क्लास प्रॉपरली 1 by 1 पढ़ाया गया है, वो भी पैक हो चुका है, हमने प्रीवियस लेक्चर में सीख लिया है। एक और क्लास टाइप होता है सेट क्लास टाइप, और हम लोगों ने इससे ठीक पहले जो क्लास टाइप सीखा है वो सेट क्लास टाइप सीखा है, और सेट क्लास टाइप भी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। और मात्र क्लास टाइप ही नहीं पढ़ा है, क्लास टाइप क्या है उनके बारे में पूरी डीप नॉलेज रखा है, उनके फंक्शन, उनके मेथड, बस एक चीज नहीं सीखा है, प्रोग्रामिंग नहीं सीखा है, और प्रोग्रामिंग भी शुरू भी नहीं हुआ, अभी थ्योरी चल रहा है। और आज के लेक्चर में जो हम लोग सीखने जा रहे हैं, ना तो वो प्राइमरी क्लास टाइप है, ना तो सीक्वेंस क्लास टाइप है, ना तो सेट क्लास टाइप है, वो है डिक्शनरी क्लास टाइप। सबसे पहली तो बात यही होनी चाहिए, इसके नाम पे चर्चा हो जाए। अब जरा से आप प्रीवियस के क्लासेस को छोड़ दीजिए यहीं से। आई होप मैंने आपको एक बिल्ड तैयार कर लिया, आपके कंसेप्ट दिमाग में दे दिया, जिससे आपका सफर, एक लंबे समय की सफर मैंने 5 या 7 मिनट में आपको पैकअप करने की कोशिश किया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मेरा आज का यह जो शुरुआत की बातें थी अगर आप मिस कर चुके हो सुनने में, अगर आपने मिस किया हो तो आप रीप्ले कर लीजिए, फिर से एक बार ध्यान से सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं। और कोशिश किया गया है कि पूरे प्रीवियस 80 to 90 लेक्चर का कंसेप्ट मात्र 7 मिनट या 5 मिनट में देने का प्रयास किया हूं मैं, शॉर्ट तरीके में, तो आपको बात समझ में आएगी। अब मैं आपसे चाहूंगा कि आप जो भी मैं प्रीवियस की बात कर रहा था उससे आपका कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, उसको दिमाग में अगर बात आ रही तो छोड़ दीजिए, क्योंकि हम लोग नया और करंटली हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, और उसका नाम क्या है, डिक्शनरी क्लास टाइप। हमें समझना है अब डिक्शनरी क्लास टाइप, हम प्रीवियस बात नहीं करेंगे, आप भी दिमाग से हटा दीजिए, क्योंकि मैंने आपको आपके ही इस क्लास के माध्यम से एक लंबे प्रीवियस टाइम के क्लास तक ले गया, और लंबी दूरी तय करके फिर से मैं आप डिक्शनरी पे लाया हूं। तो मैं आपसे चाहता हूं कि मैं ले गया था, अब आप वापस आ जाइए और मात्र मेरी बात डिक्शनरी के रिस्पेक्ट में सुनिए और किसी के बारे में नहीं सोचिए। आइए शुरू करते हैं डिक्शनरी की। अब क्लास शुरू होती है, अब जो भी कहूंगा डिक्शनरी के लिए कहूंगा, और कहीं दिमाग नहीं ले जाइए। सुनिए, पहली बात तो डिक्शनरी शब्द आपने अपने लाइफ में सुना ही होगा कहीं न कहीं। डिक्शनरी का मतलब है शब्दकोश, और शब्दकोश में आपने देखा ही होगा 2 पार्ट हुआ करता है, एक स्पेलिंग वर्ड और दूसरा उसका मीनिंग। आपने देखा होगा जब आप नाइट करके आप व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नाइट और नेट पे सर्च करते हैं तो आपको आंसर आ जाता है रात, और आप व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉय, आपको मीनिंग उसका आंसर हिंदी में लिख के आ जाता है लड़का। बॉय और लड़का दोनों भी लिख के आ जाता है, कभी कोई लड़का आ जाता है, दोनों का अपना अपना जैसे सेट किया जाता है। उसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग वही आप समझिए यहां भी यही होने वाला है। आपके लिए एक डिक्शनरी तैयार किया जा सकता है इस डाटा टाइप की मदद से या इस क्लास टाइप की मदद से जो प्री डिफाइंड है। आप डिक्शनरी टाइप का एक कंसेप्ट सोच सकते हैं। तो आइए अब हम लोग डिक्शनरी के बारे में पूरी बातें प्री राइट ऑन बोर्ड प्रीवियस लेक्चर में जैसे कंटिन्यूअस करते हैं वैसे किया है, जिससे आपका वक्त जाया ना जाए और जल्दी से आपका टाइम केवल पढ़ने और समझने में लगे। चलिए आइए चलते हैं हम लोग टॉपिक पे। डिक्शनरी ऑब्जेक्ट, डिक्शनरी क्लास टाइप, डिक्शनरी क्लास टाइप। टुडेज लेक्चर अबाउट द डिक्शनरी क्लास टाइप। आइए इसके बारे में पहली लाइन क्या कहा जा रहा है, डिक्शनरी इज अ प्री डिफाइंड क्लास ऑफ पैथन। डिक्शनरी क्या है, डिक्शनरी एक प्री डिफाइंड क्लास है, किसका, पैथन का। पैथन का एक प्री डिफाइंड क्लास है, कौन, डिक्शनरी। अगर आप इन 3 वर्ड का आपस में रिलेट कर लो तो बातें समझ में आ जाएगा। डिक्शनरी क्या है, एक प्री डिफाइंड क्लास है पैथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। आगे, विच शॉर्टली कॉल टू डिक्ट, जिसे शॉर्ट में हम लोग डिक्शनरी को क्या कहते हैं, डिक्ट कहते हैं। और किसके द्वारा समझा जाता है,
हमारे पाइथन कंपाइलर के द्वारा। भले हमारे द्वारा इसे डिक्शनरी कहा जाएगा और हमने यहाँ लिखा भी है पहला टर्म डिक्शनरी, इसलिए कंफ्यूज ना हो, लेकिन इसे हमें जो पाइथन का कंपाइलर है, सॉरी पाइथन कंपाइलर है, ऑफिशियली आप कह सकते हो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो उनका कंपाइलर है उनको डिक्ट नाम से जानता है, उनको पूरे नाम डिक्शनरी से नहीं जानता है। जैसे यह कोई पहली बार नहीं है, आपने देखा था स्ट्रिंग क्लास को str नाम से ट्रीट किया जाता था, कंपाइलर उसको str कहता था, भले आप स्ट्रिंग कहते थे। आपने इससे पहले इंटीजर क्लास देखा है, इंटीजर क्लास को भी इंट क्लास से वो स्पेसिफाइड किया करता है या ऑफिशियली वो बोला करता है। जब भी आप उससे पूछोगे तो डिक्शनरी या टर्म आपको रिटर्न नहीं करेगा, जब भी वो रिटर्न करेगा DICT करेगा। ठीक उसी तरह से जैसे इंटीजर के लिए इंट और स्ट्रिंग के लिए str रिटर्न किया करता था। मतलब दिस इज नॉट न्यूनन थिंग्स, ये कोई नई चीज नहीं है जिसको आप समझने के लिए कंफ्यूज हो, आपने पहले ऑलरेडी इसको जानते हैं। चलिए ये लाइन में आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आगे चलते हैं दूसरी बात। इट इज अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर। ध्यान रखना यहां पे एक नया टर्म है की वैल्यू पेयर, ये इंपॉर्टेंट बात है। अभी तक आपने चाहे इंट क्लास देखा हो, चाहे फ्लोट क्लास देखा हो, चाहे आप बूल क्लास, नन क्लास, कॉम्प्लेक्स क्लास, या फिर चाहे आप किसी सीक्वेंस के कोई भी डाटा टाइप के क्लास, डाटा टाइप या क्लास टाइप देखे हो, जैसे लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग, उसमें किसी भी एलिमेंट में दो पार्ट नहीं था। आप रियलाइज कर रहे होंगे अगर आप कंटिन्यू लेक्चर देखते हैं, आपने देखा होगा ना तो लिस्ट में कोई ऐसा एलिमेंट रहा जिसके दो पार्ट से मिलकर एक पार्ट बना हो। एलिमेंट सदैव यूनिक रहे हैं, अकेले रहे हैं, उनमें पार्ट नहीं था। पहली बार आपके पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्री डिफाइंड क्लास में आपको ये दिखेगा कि डिक्शनरी क्लास में जो एलिमेंट होगा वह एलिमेंट दो अलग अलग पार्ट से मिलकर एक सिंगल एलिमेंट का निर्माण करेगा। ठीक है, थोड़ा सा अलग है सबसे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको बहुत बढ़िया समझ में आए। उसके लिए आपको कोऑपरेट चाहिए, अपना पेशेंस और अपना अटेंशन हमें प्लीज दीजिए, अपने इस लेक्चर को दीजिए, अपने क्लास को दीजिए, समझ बात आएगी। फिर समझिए, मैं इस बात को फिर बोलने जा रहा हूं। इट इज अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर, या की और वैल्यू के साथ पेयर मैंने जोड़े में ही इसका एलिमेंट होता है। मैंने आपको यहाँ प्रयास किया है जिससे एक्सप्लेन कर पाऊं। आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ पर की और ये एक सिंबल है और ये क्या है, वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू। आप देख पा रहे हैं एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है और एक एलिमेंट ये है। एलिमेंट नंबर 1, एलिमेंट नंबर 2, एलिमेंट नंबर 3, और ये सिंबल बीच में है सेपरेटर जो की और वैल्यू को अलग कर रहा है। लेकिन ये एलिमेंट 1 कहलाएगा, ये एलिमेंट 2 कहलाएगा, एलिमेंट 3 कहलाएगा। क्या आपने इससे पहले कोई और भी एलिमेंट्स ऐसे देखे हैं? डेफिनेटली आप नहीं देखे होंगे, जो प्रीवियस क्लासेस आपने पढ़ रखा है ना। हालांकि डिक्शनरी भी प्री डिफाइंड क्लास ही है और पाइथन की है, लेकिन इस तरह की सुविधा आपको प्रोवाइड करेगी। ठीक है, आगे आए। हर एक क्लास की अपने अलग अलग नेचर होता है, तो इसका अपना यही नेचर है, इसीलिए तो इसका अलग क्लास है। आगे की लाइन देखेंगे। अच्छा, आगे क्या बताया जा रहा है ये देखिए, की वैल्यू पेयर में और उसे एलिमेंट ही कहेंगे, सो दैट, इसीलिए इज आल्सो कॉल्ड टू कंपाउंड या कलेक्शन क्लास। एक्चुअली में की और वैल्यू के एलिमेंट्स को रखेगा, इसलिए इसको कंपाउंड और कलेक्शन नहीं कहा जा रहा है। ये अलग अलग कांस्टेंट टाइप की वैल्यू अपने पास रख सकता है और वन मोर देन रख सकता है। कलेक्शन इसीलिए कहा जाता है, वन मोर देन रख सकता है। मतलब आप इंट टाइप का कोई कांस्टेंट, जैसे इंट क्लास केवल सिंगल कांस्टेंट को रख सकता है, तो उसको कंटेनर कंपाउंड नहीं कहेंगे। लेकिन आपने सीक्वेंस क्लास देखा था, उसमें सबको मोर देन वैल्यू को कंटेन कर रहा था, तो उनको कलेक्शन कहना जायज था। ठीक उसी तरह से वैल्यू वन मोर देन ये भी होल्ड कर सकता है, एलिमेंट्स वन मोर देन रख सकता है, इसलिए इसको भी कंपाउंड या कलेक्शन के नाम से जाना जाता है। मतलब डिक्शनरी क्लास इज आल्सो कॉल्ड टू कंपाउंड और कलेक्शन क्लास टाइप। जैसे कि सीक्वेंस क्लास टाइप में मोस्टली, या फिर सेट को भी आपने देखा था कलेक्शन और कंपाउंड कहा जा रहा था। कलेक्शन और कंपाउंड माने क्या?
कलेक्शन और कंपाउंड मतलब होता है मोर देन एलिमेंट्स यूजेज अ कॉमन ऑब्जेक्ट नेम। एक ही कॉमन ऑब्जेक्ट से आप वेरियस टाइप की कांस्टेंट वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, मैनिपुलेशन कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसीलिए उसे कंपाउंड या कलेक्शन क्लास का नाम दिया गया है। चलिए फिर से एक बार बात कर दे। इट इज अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर। इसके पास जोड़े में रहेगा। जोड़े में क्या क्या, पहले जोड़े का नाम है की, दूसरे का नाम है वैल्यू। ठीक है, जैसे और उस की वैल्यू को हम लोग एलिमेंट ही कहेंगे। सो दैट इज आल्सो कॉल्ड टू कंपाउंड या कलेक्शन क्लास। और इसी कारण से वन मोर देन एलिमेंट्स रख सकते हैं। हालांकि ये लाइन इससे संबंधित नहीं बात बता पा रही है, आप ये समझ सकते हो, लाइन आप दूसरी समझ सकते हैं। यहां तक तो बात आ गई। इट इज आल्सो कॉल्ड टू, ऐसा लिख दीजिए, इट इज आल्सो कॉल्ड टू कंपाउंड और कलेक्शन क्लास। नहीं, उससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप डिक्शनरी को भी कंपाउंड और कलेक्शन का दर्जा दे सकते हैं, और सच में होता भी है, दर्जा देने की बात नहीं है। डेफिनेटली आप उसे कहिए, क्योंकि उसके पास भी मोर देन एलिमेंट्स यूजेज अ कॉमन नेम, एक नेम से ही वो यूज करेगा। आगे बात करेंगे हम लोग। इट इज आल्सो कॉल्ड टू मैपिंग। इसे इट का मतलब क्या, इट का मतलब यहां डिक्शनरी। डिक्शनरी इज आल्सो कॉल्ड टू मैपिंग। डिक्शनरी का एक नाम मैपिंग भी है, आर एसोसिएटिव एरे, या दूसरा उसका एक नाम क्या है, एसोसिएटिव एरे। तो दूसरा नाम क्या, पहला नाम तो खुद डिक्शनरी, दूसरा नाम कंपाउंड, तीसरा नाम कलेक्शन, चौथा नाम मैपिंग, पांचवा नाम एसोसिएटिव एरे। तो 5 डिफरेंट नाम से आप अपने डिक्शनरी क्लास को प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं, और सब नेम का कुछ ना कुछ वजह है, इसीलिए नाम होता है। नाम का कारण तो होता ही है ना, और कभी कभी नाम ही कारण बन जाता है। तो हालांकि ये प्री डिफाइंड है, तो पहले तो पूर्व परिभाषित किया गया है इसका नाम क्यों रखा जाए। आइए इस पे बात करते हैं हम लोग। इसे मैपिंग या एसोसिएटिव एरे क्यों कहते हैं, बिकॉज द एलिमेंट मेड बाय 2 डिफरेंट पार्ट्स, की और वैल्यू, और ये एक दूसरे पे क्या है, एक दूसरे पे निर्भर है, एसोसिएट है। आप यहां की मदद से, प्रत्येक की अपनी वैल्यू होगी, या कोई वैल्यू होगा तो उसका कोई मालिक होगा। मालिक और नौकर, अब नौकर थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन फिर भी जैसे किसी को किसी के साथ में पेयर करना इंपॉर्टेंट है। आप कह सकते हो प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक मालिक होता है, प्रत्येक मालिक का अपना एक व्यक्ति होता है, ऐसे समझ सकते हैं। थोड़ा सा रिलेट नहीं हो पाएगा एग्जांपल, आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं। तो कुल मिला के ये की और वैल्यू, एक की अपनी कुछ न कुछ वैल्यू होगी, और प्रत्येक वैल्यू जो एलिमेंट ऑफ डिक्शनरी के हैं उनका कुछ न कुछ कोई न कोई मालिक होगा, की होगा। तो ये की और ये वैल्यू, इसीलिए एसोसिएट है, आपस में क्या है, एसोसिएटेड है किसी से, इसलिए हम इसे की और वैल्यू कहते हैं। ठीक है, की एंड वैल्यू। इसे मैपिंग भी इसीलिए कहते हैं, मैप हम लोग करते हैं। मैपिंग का मतलब क्या होता है, ए फॉर क्या क्या हो सकता है, एप्पल हो सकता है, एंट हो सकता है, और क्या हो सकता है, और जो भी टर्म हो सकते हैं आप उसके साथ मैप करते हैं। जैसे आपने देखा हो डिक्शनरी में ही, देखिए अगर आप एसईटी सेट माने अगर आप लिख दें तो कम से कम नहीं तो आपको 100 डिफरेंट मीनिंग तो मिल ही जाएगी। एसईटी सेट माने क्या, सेट टर्म का, सेट वर्ड का जो हिंदी में मीनिंग होगा वो कम से कम 70, 80, 100 लगभग तो डिफरेंट होगा ही। तो मैप नहीं किया गया, देखो सब मैपिंग कर दिया गया, सेट माने ये, सेट माने ये, सेट माने ये, सेट माने ये, तो इसीलिए इसको मैपिंग भी कहते हैं। निर्माण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका नाम मैपिंग है। एसोसिएटिव क्यों कहा गया है, संबंधित एरे, समूह है, सब आपस में क्या है, एक दूसरे पे निर्भर है, किसी एक का दूसरा कोई मालिक है, और प्रत्येक मालिक का कोई न कोई अपना एक वैल्यू है। तो की एज लाइक ऑफ लॉर्ड और वैल्यू इज अ एसोसिएटेड वैल्यू। अच्छा, की, अब कंफ्यूजन क्या होगा, आप एलिमेंट में वैल्यू भी कह देते थे। याद रखना, कीज की भी अपनी वैल्यू होंगी और वैल्यूज की भी अपनी वैल्यू होंगी। हालांकि उस बात को नहीं समझिए, अभी आप ये समझिए कि इसे एसोसिएटिव एरे या मैपिंग क्यों कहा जाता है, ये भी यहां एक्सप्लेन किया गया है। तो इसी डिक्शनरी क्लास को डिक्शनरी कहिए, आप
मैपिंग कहिए, आप एसोसिएटेड एरे कहिए, कंपाउंड या कलेक्शन क्लास कहिए। आगे लाइन चलते हैं, बढ़ते हैं। क्या बताया जा रहा है? की वैल्यूज। देखिए यहां पे जो बताया गया था, जब मैं की वैल्यूज कहूंगा तो आपके दिमाग में ये दोनों एक साथ आ जाएगा। नहीं, प्रत्येक वैल्यूज की होंगी, तो मोर देन अगर की होंगी तो की भी तो एक वैल्यू है, की भी एक वैल्यू है, वैल्यू भी एक वैल्यू है। वैल्यू माने मान। इत्तेफाक की बात है कि हम लोग की भी तो कोई मान होगा और वैल्यू भी कोई मान है, तो की अपनी वैल्यूज होगी और वैल्यू का भी अपना वैल्यूज होगा। तो वैल्यू के साथ में मैं वैल्यूज बोलूंगा, की के साथ में भी वैल्यूज बोलूंगा, नहीं कंफ्यूज हो जाए आप। की वैल्यूज इन अ डिक्शनरी, जो की होंगी, देखिए ये की एक रही, एक की ये रही, ये की रही, तो इसे की वैल्यूज कह रहे हैं हम लोग। और देखो प्रत्येक की वैल्यू है, वैल्यू है, वैल्यू है, तो वैल्यू की वैल्यूज है ये। ठीक, तो की वैल्यूज इन अ डिक्शनरी आर यूनिक। यूनिक माने अद्वितीय। आपकी जो की वैल्यू होंगी वो डुप्लीकेट नहीं होंगी, यूनिक होंगी, बट लेकिन डिफरेंट कीज मस्ट बी हैव सेम वैल्यू। मस्ट जरूरी नहीं है, कैन भी लिख दीजिए, कैन भी हो सकती हैं, जरूरी नहीं है। यूनिक होना चाहिए डिक्शनरी की, ये बात सही है, बट डिफरेंट कीज कैन बी हैव सम सेम वैल्यूज पेयर्ड विथ देम। मतलब की जो होगा यूनिक होगा, लेकिन जो वैल्यूज होगा वो सिमिलर हो सकता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको इन द सेंस आप वहां डिक्शनरी को नहीं, उसका नेचर ऐसा है, कीज यूनिक होगा 1 2 3 4 5। अगर 1 आपने ऑलरेडी की रखा है तो दोबारा 1 नहीं रखिएगा, कोई एरर नहीं होगा, लेकिन ये मान्यता प्राप्त नहीं है, अथराइज नहीं है। ठीक है, लेकिन जो वैल्यू होगा की प्रत्येक की जो वैल्यू होगा वो सेम हो सकता है। ऐसे समझिए आप, मोबाइल नंबर आपका अलग अलग होता है, लेकिन क्या मोबाइल नंबर के मालिक का नाम बहुत सारे सेम हो सकते हैं? अकाउंट नंबर, अगर आप एसबीआई के एक अकाउंट होल्डर होंगे तो अकाउंट नंबर तो आपका यूनिक है, लेकिन क्या जो अकाउंट होल्डर नेम है वो तो बहुत सारे नेम हो सकते हैं। एसबीआई के जो अकाउंट होल्डर है वो रमेश कम से कम 10,000 लोग होंगे, लेकिन क्या उनका अकाउंट नंबर सेम होगा 2 लोगों का? कभी नहीं होगा। तो अकाउंट नंबर एज लाइक ऑफ कीज, बट जो अकाउंट होल्डर है वो सेम हो सकते हैं। रमेश 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 10,000 हो सकते हैं। ठीक है, रोल नंबर सबका यूनिक होता है, लेकिन एक क्लास में स्टूडेंट रमेश नाम के 10 5 7 हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। आगे बात करता हूं, की वैल्यूज इन डिक्शनरी आर यूनिक बट डिफरेंट कीज कैन बी हैव सेम वैल्यूज। वैल्यूज सेम हो सकते हैं, की डिफरेंस होगी पेयर विथ देम। आगे भी इसको समझाने का प्रयास करेंगे, हालांकि मैंने बता दिया आपको, समझ में यहां पर बात आ गई होगी। आगे लाइन देखिए, डिक्ट ऑब्जेक्ट। मैं चाहता था यहां डिक्शनरी लिख देता, लेकिन आपको आदत बनाना चाहता हूं। शुरुआत में तो मैंने वो कहा है, लेकिन बाद में इट कहा है, बाद मुझे फिर डिक्ट करना पड़ा, कहीं आप भूल न जाएं, फॉरगेट न कर पाए, इसलिए मुझे बार बार उस शब्द को लाना पड़ा। हमने कहा डिक्ट ऑब्जेक्ट्स आर अलाउड हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस। आप इन दो टर्म को बहुत भलीभांति जानते हैं, एक ही टाइप के कांस्टेंट और डिफरेंट क्लास के कांस्टेंट। अगर डिफरेंट क्लास के कांस्टेंट हो जाएं तो उन्हें हेट्रोजीनियस कहते हैं। हेट्रोजीनियस माने विषम जाति, अलग अलग जाति की, और होमोजीनियस माने होता है सम जातीय, एक ही जाति के। जैसे हम लिस्ट में या टपल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आप देख रहे हैं सब इंटीजर कांस्टेंट है, एक ही कैटेगरी के हैं, तो होमोजीनियस हो गया। मैंने लिखा 1, 3.5, 2, 3.5 जे, तो आप देख रहे हैं अलग अलग क्लास के कांस्टेंट हैं, तो इसे हम हेट्रोजीनियस कहते हैं। तो जैसे आप सेट में, टपल में और लिस्ट में हेट्रोजीनियस टाइप और होमोजीनियस दोनों आप एलिमेंट्स को रख सकते थे, यहां भी आप दोनों रख सकते हैं। कांस्टेंट वैल्यू एज एलिमेंट ऑफ डिक्शनरी क्लास ऑब्जेक्ट, यहां भी हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस हो सकते हैं। अलग बात है कि यहां पर 2 पार्ट होते थे, ये भी होमोजीनियस हो सकता है एक ही जाति के, ये हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं अलग अलग जाति के भी। ठीक है, ये भी वैल्यूज भी होमोजीनियस हो सकता है और हेट्रोजीनियस हो सकता है। आगे डिक्ट क्लास, डिक्शनरी क्लास
इज अ म्यूटेबल। डिक्शनरी क्लास क्या होता है? म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल मतलब होता है चेंजेबल, जिसको आप वैल्यू चेंज कर दें, जगह ना बदले, वैल्यू चेंज कर दें लेकिन जगह नया लोकेट ना हो, इस तरह के नेचर को म्यूटेबल कहते हैं। और म्यूटेबल में आपने देखा था सेट और लिस्ट भी आपने पढ़ रखा है प्रीवियस क्लास में, वो भी म्यूटेबल थे, ये भी म्यूटेबल टाइप का है। एंड अलाउ टू रिसाइजेबल एलिमेंट्स, अगर आप अपने एलिमेंट्स को रिसाइजेबल कर सकते हैं। रिसाइजेबल का मतलब होता है हम अपने ऑब्जेक्ट्स के एलिमेंट को कम कर सकते हैं, मतलब डिलीट कर सकते हैं या तो ऐड कर सकते हैं। तो यहां पर डिक्शनरी में भी ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड किया गया है। जैसे सेट में और लिस्ट में आपने देखा था कि उसमें आप ऐड भी कर सकते थे और रिमूव भी कर सकते थे, यहां भी आपको परमिशन ग्रांटेड है, आप कर सकते हैं ऐड और डिलीट एलिमेंट्स ऑफ द डिक्शनरी ऑब्जेक्ट ऑफ डिक्शनरी क्लास ऑब्जेक्ट। और इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, डायनेमिक स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। डायनेमिक स्ट्रक्चर है डायनेमिक क्लास स्ट्रक्चर। तो एक नाम और कहा जा सकता है इसके नेचर के हिसाब से, डायनेमिक स्ट्रक्चर क्लास टाइप का है ये। डायनेमिक माने क्या? जिसको एक पल कुछ और रहे, दूसरे पल उसका कुछ वैल्यू बदल जाए, ठीक है। और डायनेमिक मतलब गतिशील, यहाँ गतिशील का मतलब रिसाइजेबल से है, मतलब आप अपने ऑब्जेक्ट की साइज को बड़ा भी कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट की साइज को छोटा भी कर सकते हैं। सर छोटा बड़ा आप क्या? छोटा का मतलब ये होता है यदि आपने 5 एलिमेंट्स रखा है ऑब्जेक्ट में, 3 को डिलीट कर देंगे तो आप समझ रहे हैं कि साइज कम हो जाएगी, ठीक। और अगर आप 5 वैल्यू और ऐड कर देंगे तो वो साइज बढ़ जाएगा। तो स्ट्रक्चुअल टाइप का एक नेचर हो जाता है, इसी को कहते हैं डायनेमिक नेचर, ठीक। स्टैटिक नेचर वो होता है जैसे टपल और स्ट्रिंग था। टपल और स्ट्रिंग कैसा था? स्ट्रक्चुअल टाइप, डायनेमिक टाइप का नहीं था, स्टैटिक टाइप का था, क्योंकि उसमें एक बार आपने रख दिया तो रख दिया, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। वैसे हम 2 ही नाम ना लें, 3 नाम लें, रेंज, स्ट्रिंग और टपल, तीनों के तीनों ही इम्यूटेबल नेचर के थे, ठीक है। आए आगे बढ़े। डिक्ट डू नॉट अलाउड स्लाइसिंग, जो डिक्शनरी क्लास है आपको अनुमति नहीं देगा स्लाइसिंग नाम के एक ऑपरेशन से, इंडेक्सिंग से। क्यों नहीं देगा? क्योंकि नो कंसेप्ट, अच्छा, बिकॉज इट इज अनसीक्वेंस क्लास टाइप। एक होता है सीक्वेंस क्लास टाइप, जो हम लोगों ने लिस्ट देखा था, टपल देखा था, स्ट्रिंग देखा था, रेंज देखा था, उसमें इंडेक्स का कंसेप्ट था, तो वहां इंडेक्स था तो स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग दोनों हो सकता है। यहां पे इंडेक्स का कंसेप्ट नहीं है तो आप स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग का काम नहीं कर सकते हैं। सो इसलिए इंसर्शन ऑर्डर इज नॉट प्रिजर्व, और यही कारण होता है कि आप जो वैल्यू डालेंगे, जो आप वैल्यू एलिमेंट्स रखेंगे, वो कहां जा रहा है इसका कोई तय नहीं है, क्योंकि वहां पहले से ही कोई स्ट्रक्चर या स्लाइसिंग का कोई कंसेप्ट नहीं है। स्लाइसिंग इन द सेंस ऑफ इंडेक्स का कोई कंसेप्ट नहीं है, तो प्रिजर्व ऑर्डर नहीं है, ठीक है। अनऑर्डर्ड है ये, ऑर्डर नहीं है, क्या है? अनऑर्डर्ड है। कौन कौन अनऑर्डर्ड है जरा बताएं? सेट भी अनऑर्डर्ड कलेक्शन था और डिक्शनरी भी अनऑर्डर कलेक्शन है। ऑर्डर कलेक्शन कौन से थे? लिस्ट था, टपल था, स्ट्रिंग था और रेंज था, ये चारों ऑर्डर्ड कलेक्शन हुए, और ये सेट और डिक्शनरी ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन हुए। आगे बात करते हैं द वैल्यू पार्ट और डिक्शनरी ऑब्जेक्ट एलिमेंट। जो वैल्यू पार्ट होता है, आपको पता है 2 पार्ट है, एक की पार्ट है, एक वैल्यू पार्ट है। एक एलिमेंट में 2 पार्ट, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज आल्सो रिजर्व फॉर की। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स कि फर्स्ट पार्ट जो पहला हिस्सा है वो की के लिए ही रिजर्व है, ध्यान रखना, और सेकेंड पार्ट वैल्यू के लिए रिजर्व है। आप सोचेंगे कि मैं पहले वैल्यू रख के की रख दूं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि प्री डिफाइंड है। द फर्स्ट पार्ट रिजर्व फॉर की एंड सेकेंड पार्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ डिक्शनरी एलिमेंट इज रिजर्व फॉर वैल्यू। ध्यान रखना, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। पहला जो पार्ट रहेगा वो की के लिए होगा, दूसरा पार्ट जो होगा वो वैल्यू के लिए होगा। आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक। आगे बढ़े। द वैल्यू पार्ट, अब आपको समझ में आ रहा होगा बात। द वैल्यू पार्ट ऑफ द डिक्शनरी ऑब्जेक्ट एलिमेंट कैन बी म्यूटेबल और इम्यूटेबल। आप वैल्यू पार्ट में म्यूटेबल टाइप की भी कांस्टेंट वैल्यू रख सकते हैं, इम्यूटेबल भी रख सकते हैं। म्यूटेबल कांस्टेंट वैल्यू को मतलब यहां लिस्ट हो सकता है और यहां पर
सेट टाइप का हो सकता है, यहाँ डिक्शनरी टाइप का भी हो सकता है, क्योंकि ये तीनों म्यूटेबल है। इम्यूटेबल का मतलब क्या, इंट हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, कम्प्लेक्स हो सकता है, नन हो सकता है, इन तीनों को छोड़कर जितने भी हैं सब क्या है, इम्यूटेबल है। तो यहाँ म्यूटेबल भी हो सकता है, इम्यूटेबल भी हो सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। वैल्यू साइड में आगे बात करें, बट द की पार्ट वैल्यू मस्ट बी इम्यूटेबल, लेकिन ध्यान रखना जो वैल्यू पार्ट होगा वहां इम्यूटेबल टाइप की कांस्टेंट आप नहीं रख पाएंगे। इस साइड में की साइड रिजर्व फॉर इम्यूटेबल कांस्टेंट और वैल्यू रिजर्व फॉर म्यूटेबल और इम्यूटेबल, ये दोनों अलाउ करता है, जबकि ये एक अलाउ करता है। की केवल क्या करता है, इम्यूटेबल टाइप कांस्टेंट लेगा और वैल्यू म्यूटेबल और इम्यूटेबल दोनों ले सकता है। आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है। आगे चलें, डिक्ट क्लास आइडेंटिफाइड बाय डिक्शनरी क्लास आइडेंटिफाइड बाय अ कांस्टेंट सिंबल, और कांस्टेंट सिंबल क्या है, ये कर्ली ब्रेसेस जो आपने सेट में देखा होगा, ठीक है। सो दैट द सेट कांस्टेंट ऑब्जेक्ट डू नॉट क्रिएट एम्प्टी सेट। आपको याद करा रहा है कि याद करिए जब आप एम्प्टी सेट बनाने की बात कर रहे थे तो वहां डायरेक्ट डिक्शनरी ऑब्जेक्ट बन जाता था। यही कारण है क्योंकि ये रिजर्व किसके लिए हो चुका था, ये पहले रिजर्व हो चुका था आपके डिक्शनरी के लिए। ये दोनों ही सिंबल एक कॉमन है लेकिन अलग अलग क्लास में यूज करते हैं। याद रखना ये आपके लिए क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन मैं कहूंगा आप इसको इस तरह का लिखिएगा, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन याद रखना सिंबल तो यही है। वैसे आपको समझाने की बात कर रहा हूं कि आप जब भी इसे लिखा करें इस टाइप लिखा करें, लेकिन कंपाइलर इसको ऐसे ही समझता है, आपको कोलन साइन से मतलब नहीं होता है। आपके लिए तार्किक क्वेश्चन हो सकता है वह कौन सा ऐसा क्लास है जो दो डिफरेंट क्लास है लेकिन एक ही कांस्टेंट सिंबल का उपयोग करते हैं। तो इसका उत्तर क्या है, इसका उत्तर है कर्ली ब्रेसेस सिंबल। सेट का जो कांस्टेंट सिंबल है, डिक्शनरी का जो कांस्टेंट सिंबल है, सिंबल एक ही है लेकिन दो अलग अलग क्लास हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। ये एक एग्जांपल बताने का प्रयास किया गया है। डिक्ट ऑब्जेक्ट डिक्शनरी कोई ऑब्जेक्ट होगा, ये रहा इसका सिंबल, कांस्टेंट सिंबल। आप देख पा रहे हैं की 1 और कोलन साइन और वैल्यू 1, की 1 और वैल्यू 1 आप देख पा रहे हैं दो पार्ट मिलकर एक एलिमेंट का निर्माण हुआ है। ऐसा आपने प्रीवियस क्लास में कभी नहीं देखा। यह डिक्शनरी का कमाल है, डिक्शनरी का अपना नेचर है कि इस तरह का एलिमेंट्स लेता है। और ये जो की पार्ट है ये की है और ये वैल्यू है, ये की में एज अ कांस्टेंट इम्यूटेबल ही होगा, जबकि वैल्यू की तरफ म्यूटेबल और इम्यूटेबल दोनों हो सकता है। चलिए, तो अगर एक से ज्यादा एलिमेंट्स रखना है तो कॉमा सब जगह यूज किया जाता था, यहां भी है, कॉमा है, की 2 और वैल्यू 2, ये दूसरा एलिमेंट हो गया। फिर कॉमा की n, n का मतलब नंबर आप चाहे जितना आप डाल सकते हैं, अब इसको कोई फिक्स नहीं है 3 4 5 7, जितना हमारा कंपाइलर अलाउ करेगा मेमोरी लोकेशन के हिसाब से उतना यहां पर आप एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, और वैल्यू भी n टाइप हो सकती है, ठीक है। ये की है, ये वैल्यू है, ये एलिमेंट 1 है। आगे जरा देखिए कुछ बताया गया है, की और ये सेपरेटर है, अलग करता है की और वैल्यू को, और ये वैल्यू है। तो की कैन बी इम्यूटेबल एंड यूनिक, जो की होगा वो इम्यूटेबल होगा, मस्ट बी, कैन भी नहीं, हम यहां मस्ट भी लिख दे रहे हैं, मस्ट बी इम्यूटेबल एंड यूनिक। जो की होगा एलिमेंट का जो पहला पार्ट होगा, फर्स्ट पार्ट होगा, वो फर्स्ट रिजर्व की के लिए होगा, और वह म्यूटेबल मस्ट बी इम्यूटेबल और यूनिक होना चाहिए। और जो सेकेंड पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट हुआ एक ही एलिमेंट का दूसरा पार्ट, वैल्यू हुआ कैन बी म्यूटेबल ऑब्लिक इम्यूटेबल, और डुप्लीकेट भी हो सकता है। ये म्यूटेबल भी हो सकता है, इम्यूटेबल भी हो सकता है, एंड डुप्लीकेट, जबकि ये यूनिक होगा। ये डुप्लीकेट नहीं हो सकता है कि, और वैल्यू बार बार रिपीट में आ सकता है, और वैल्यू म्यूटेबल भी हो सकता है और इम्यूटेबल भी हो सकता है, जबकि की जो होगा वो इम्यूटेबल नेचर का होगा। इम्यूटेबल क्लास का कोई कांस्टेंट वैल्यू हो सकता है की के स्थान पर, और वो भी यूनिक रहेगा, डुप्लीकेट की नहीं अलाउ करेगा।
आई होप आपको डिक्शनरी क्लास अच्छे से समझ में आया। अगर आपको डिक्शनरी क्लास समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि हम लोग प्रोग्रामिंग कंसेप्ट पे आ गए हैं। और पहली बार अगर आप चैनल पे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब एंड शेयर द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द ऑल स्टूडेंट फॉर हेल्प अस एवरी स्टूडेंट्स विच आर डेवलप टू स्किल Python programming language. Thank you so much. Meet our next class.